हेलो पीपल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी टॉक्स। वेल, आज के जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जबलपुर से निकले ऑथर हैं। जी हाँ, उनकी 2 बुक्स अभी फिलहाल लॉन्च हो चुकी हैं जिसका नाम है हॉस्टलर्स एंड द सुसाइडर्स। तो जानेंगे राजुल रत्न जी की लाइफ जर्नी के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी आरजे अनन्या के साथ, ओनली ऑन वी टॉक्स, हमेशा आपके साथ। You are listening V Talks on V Radio 89.6. हमेशा आपके साथ। वेल, हमारे आज के गेस्ट आप सभी के सामने मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले मुझे आप अपनी कुछ बुक्स के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम राजुल रत्न चौरसिया है। मेरी पहली बुक का नाम हॉस्टलर द स्टोरी ऑफ लूप वर्ल्ड है और मेरी दूसरी बुक का नाम सुसाइडर द थ्रिलर मिस्ट्री। आपको क्यों लगा कि आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए? मतलब मेरी सोचने की क्षमता काफ़ी थी, शुरू से मेरे को पता चल रहा था, खुद को मैं समझ पा रहा था। तो मैं जब 16-17 साल का था तभी से मुझे समझ में आ गया था कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। अच्छा, और जैसे आपने अपनी फर्स्ट बुक जब लॉन्च करी थी, लिखी थी, तब आप 18 ईयर्स के थे। तो आप इतनी छोटी उम्र में आपको मतलब क्यों लगा कि आपको एक बुक लॉन्च ही कर देनी चाहिए डायरेक्ट? जी, मैं 11वीं क्लास में था, 11th क्लास में। तो मेरा रिजल्ट आया हुआ था, हाफ ईयरली क्वार्टरली को एग्ज़ाम थे। तो एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे लिए एक पोएम लिखी थी मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए। तो उस दिन मेरे को लगा कि अगर मेरे लिए कोई पोएम लिख सकता तो मैं भी क्यों नहीं लिख सकता। तो उस दिन से मैंने लिखना शुरू किया और फिर स्कूल के जो भी फंक्शन होते थे, टीचर्स डे, एनुअल फंक्शन, तो जो भी प्रोग्राम होते थे, मैं छोटा ज़रूर था लेकिन मैं ही लिखता था। तो वहाँ से मेरी हैबिट बन गई और लिखता गया। फिर बाद में जब मैं हॉस्टल में रहता था तो सब लोग ने बोला, बात हुई कि हम हॉस्टल के बारे में काफ़ी अच्छे से तुम नरेट करते, स्टोरी टेलिंग अच्छी तुम्हारी, तो हॉस्टल के ऊपर बुक लिख सकते हो। तो फिर मैंने उस वर्ल्ड को पेज में दर्शा दिया, कोशिश की और बुक लॉन्च की। फिर मतलब ये एकदम ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है आपकी बुक? मतलब और सब तो नहीं है, मतलब इंस्पायर्ड है, मतलब क्योंकि बुक में हमेशा कुछ ऐसा ट्विस्ट बना के चलना पड़ता, तो पूरा तो नहीं लिख सकते सेम टू सेम। तो मतलब जो एक्सपीरियंस, जो देखा दूसरों का, जो खुद का, तो सब मिक्सअप करके मैंने उसमें बुक में निकाला। ओके, और आपके करियर में यदि हम आपके बिगेस्ट सपोर्टर की बात करें तो वो कौन होंगे? ऑब्वियसली मेरे मम्मी और मेरे पापा, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मैं, राइटिंग कुछ पता ही नहीं था, मतलब बुक कैसे लॉन्च करते हैं, ये सब तो मैंने इंटरनेट के थ्रू किया, इंटरनेट की हेल्प लेके। उसमें 5G भी नहीं था 2017 में, 3G में जो चल रहा था उसी से कर रहे थे। तो बाकी जो सपोर्ट रहता, जो भी करना चाहूँ मैं, फ्रीडम नहीं मिलता बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ और अलग करने के लिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। तो उसी की वजह से मैं आज में बुक लिख पाया हूँ। और जैसे काफ़ी पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे कहीं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपके पेरेंट्स का भी कुछ होगा ऐसा? जी है, तो मैं उस फील्ड पर भी अभी काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू है, आपको पता ही है। तो मैं बुक्स लिखता हूँ, ये मेरी हॉबीज है, लेकिन पढ़ाई मेरी अभी भी चल रही है, कंटिन्यू है। हाँ, आपने गेट एग्जाम भी टॉप किया है? जी, मैंने क्रैक किया था 2022 में, उसी के थ्रू मेरे को कॉलेज मिला है, तो मैं उससे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरा लास्ट ईयर है, थीसिस चल रही है। तो मुझे ये सवाल है आपसे कि आपने इंजीनियरिंग क्यों सोचा कि आपको इंजीनियरिंग करनी है? मुझे शुरू से इंजीनियरिंग करनी थी। अच्छा। मतलब कि मैथ से लगाव था। मैंने आपको बताया कि जब पहली बार मेरे ऊपर किसी ने पोएम लिखी, वो मैथ से ही इंप्रेस होकर के लिखी। अच्छा। मेरे 11th क्लास में 100 मार्क्स आए थे, तब उस फ्रेंड ने जो मेरी थी उसने मेरे लिए पोएम लिखी। तो मैथ से इंजीनियरिंग ही रिलेट कर सकते, मतलब शुरू से था कि मैं इंजीनियरिंग लेना। तो फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली और अब यहाँ पर मैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहा हूँ। अच्छा, वही सही बात है कि एक अभी हम लोग का रिसेंट इंटरव्यू और हुआ था, उसमें भी हमारे साथ एक इंजीनियर आए थे, तभी भी मैंने एक चीज़ कही थी कि एक इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियर के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं। जी। तो एक आप भी काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है कि जो लोग इंजीनियरिंग भी करते हैं उसके साथ आप राइटिंग भी कर रहे हैं। जी। तो मुझे आप बताइए कि आपके कुछ, आप आगे क्या सोच रहे हैं, आपके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं? मैंने 2-3 किताबें और लिखी हुई हैं, जो अभी मैं स्टडीज़ को बैलेंस करके चलता हूँ, तभी मैं उसको लॉन्च करूँगा कुछ महीने में। हो सकता है 2025 की शुरुआत में कर दूँ, 2024 के लास्ट में। और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के साथ मैं एग्ज़ाम्स वगैरह भी देता रहता हूँ, तो पढ़ाई भी चल रही है मेरी साथ में, और आगे बुक्स में लाऊंगा। और वेब सीरीज़ वगैरह बनाने का भी मेरा प्लान है। तो उस पर भी प्रोड्यूसर्स वगैरह से इंटरेक्शन होता रहता है मेरा। और जैसे कि हमने वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में सुना, आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसी जगह पर जाना बहुत अच्छी बात। वहाँ पर 4 देश आए हुए थे, उनसे बात करना, उनका कल्चर जानना। मैंने अपना कल्चर बताया। कुछ सऊदी अरेबिया के लोग थे वहाँ पर, और रसिया आया हुआ था,
तो मैंने उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी ऑडियंस थी जो जिनसे मिल पाया मैं। मैंने हनुमान चालीसा गिफ्ट किया कुछ लोगों को जो बाहर है, मतलब अपना कल्चर प्रेजेंट कर हाँ, रहे हैं हम। सही तो बात है। हमारे यहाँ की जो सबसे पावरफुल चीज़ है जो मैं मानता हूँ, तो मैंने वहाँ पर उन लोगों को गिफ्ट भी किया। जी सही बात है। अगर यदि हम बुक्स की लिस्ट देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास भगवत गीता ही है। जी जी कि एक राइटर के लिए तो भगवत गीता बहुत ही बड़ी चीज़ है, जी। सबसे बड़ी आई थिंक इंस्पिरेशन ही हम कह सकते जी हैं। जी बिल्कुल। तो सर मुझे आप अपना कोई ऐसा फैन मोमेंट बताइए जो आपके लाइफ में आप कभी भूल नहीं सकते हैं। जी अभी रिसेंटली मैं वर्ल्ड बुक फेयर में गया हुआ था, फरवरी की बात है। तो वहाँ पर एक लेडी आई, शायद वो प्रोफेसर थी, तो वो आई, उन्होंने मेरे से बोला कि आप सुसाइडर के ऑथर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। इतना बड़ा वर्ल्ड बुक फेयर वो मेरे को ढूंढ रही थी। मैं उनसे मिला तो फिर उन्होंने अपने सारे जो भी लोग आए हुए थे उनके साथ अपने बच्चों को, रिलेटिव्स जो भी आए थे सबको बुलाई, सबके लिए साइंड कॉपीज ली उन्होंने मेरे से। तो मैं सबके लिए साइंड कॉपी किया। जो नई भी आए थे उनके लिए उन्होंने वीडियो कॉल किया। तो पूरी फैमिली मेरे साथ वहाँ पर आजू बाजू में खड़ी हुई थी। मैं उनको साइंड कॉपीज दे रहा था। छोटे छोटे बच्चे वो पूछ रहे थे कैसे बुक लिखना है, उनको भी ऑथर बनना है। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की यंग जनरेशन के लिए, जेनजी जनरेशन के लिए, कि अगर उन्हें ऑथर बनना है तो उन्हें क्या करना होगा? अच्छे सोचिए और आप अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट है, इंस्पिरेशन है, जो भी थ्रिलर मिस्ट्री जो आप लिखना चाहते हैं, आप फिर उसको उतारिए आप पन्नों में। और जैसे कि हम बट देखते हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, जी। काफ़ी डिजिटल वर्ल्ड हो गया, तो लोग नॉवेल्स की तरफ, बुक्स की तरफ कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब कुछ जब डिजिटल हो गया तो इस पे, ऐसे मोमेंट पे, ऐसे जनरेशन में आपको क्यों लगा कि आपको और आप बुक लॉन्च करने का भी सोच रहे हैं? जी, जो लोग पढ़ते नहीं किताब, मतलब मोस्टली लोग, उनको ऐसा लगता है कि बुक्स कल्चर खत्म हो चुका है। ये शार्क टैंक में भी एक बात की थी, कोई गेस्ट थे जो उन्होंने बुक कल्चर खत्म हो रहा है, तो कितने सारे उसके अगेंस्ट रील बने थे। जो बुक फेयर हो रहा था, वर्ल्ड बुक फेयर, वहाँ पर लोग पेड एंट्री रहती है और इतनी सारी भीड़ रहती है। बहुत सारे लोग हैं अभी जो किताबें पढ़ते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते उनको यही लगता है कि मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब डिजिटाइजेशन हो चुका है तो लोग पैड में पढ़ रहे हैं, नहीं किताबें लोग पढ़ते हैं। अच्छा। क्योंकि आप नॉलेज गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स रीडिंग। और यदि हम आपके फेवरेट राइटर की बात करें तो फिर वो कौन होंगे? मेरे फेवरेट राइटर में इंडियन ऑथर्स को ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं वही माइंडसेट रखना चाहता हूँ। तो अक्षत गुप्ता जिनसे मैं मिला था अभी वर्ल्ड बुक फेयर में, उनसे मेरी बात हुई, तो वही है अक्षत गुप्ता। एंड जैसे कि आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उसके लिए आपका कोई एक्सपीरियंस, फन एक्सपीरियंस, या फिर आपका रियल लाइफ में भी? सोशल मीडिया में यही है, मैं अच्छे से मतलब कंटेंट बनाता हूँ। मैं राइटिंग कंटेंट ही बनाता हूँ। मतलब मेरे ऐसा कंटेंट रहता है मेरा कि मेरे लाइक से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं लोगों को रिप्लाई देता हूँ। हाँ। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब बहुत सारे लोग, फिर उनको पसंद आता है जो भी चीज़ मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, तो बहुत सारी विशेष देते हैं वो, तो वो अच्छा लगता है सोशल मीडिया। हाँ, एक जो लोगों से अपन एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि यदि हम आपके बाहर का कोई फन एक्सपीरियंस देखें तो? बाहर का फन एक्सपीरियंस देखें तो मतलब कि राइटिंग में जब मैं वर्ल्ड बुक फेयर में गया हुआ था, तो वहाँ पर जो माहौल था, जब मैं वहाँ पर अंदर जा रहा था, वहाँ से बाहर आ रहा था, मतलब वो अलग ही माहौल था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सही स्टेज है एक ऑथर के लिए। और वहाँ के जो गेस्ट थे, जो मतलब कि रीडर्स थे मेरे, उनसे मिलना, इससे अच्छा फन एक्सपीरियंस किसी भी ऑथर के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं भी किसी बुक फेयर में जाओ, जबलपुर में ही मेरा बुक फेयर हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारे रीडर्स आए हुए थे, उनसे मैं मिला, फोटो ली उन्होंने। तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस एक ऑथर के लिए कुछ नहीं हो सकता, कि आप जो लिख रहे हैं वो ऑडियंस तक जा रहा है। और जैसे आप जो भी बुक्स आने वाले टाइम में लिखेंगे, लॉन्च करेंगे, और जो आपने लिखी हैं वो ऐसा तो नहीं कि वो पर्टिकुलरली किसी एज ग्रुप के लिए ही है, या फिर वो उससे सब पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, सब पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब बैलेंस कंटेंट लिखता हूँ मैं, कि जो सबको पसंद आए। और जैसे साहित्य के बारे में वगैरह होता है, लोग आजकल कल्चर को और ज्यादा प्रमोट जी, करने जी, लगे हैं, कविताएं लिखते हैं, आप भी जी, कविताएं लिखते जी हैं? बिल्कुल। तो आपका उसमें कुछ साहित्य में अपना? मैं लिख रहा हूँ एक मैथोलॉजिकल बुक, वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हम धर्म के बारे में लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो उसको बहुत डेप्थ में मैं बहुत सारी जगह घूम के भी आया हूँ। मतलब जो धर्म वाली जगह है मैं वहाँ पर जाना पसंद करता हूँ। मैं केदारनाथ, वैष्णो देवी ऐसी जगह जा चुका हूँ। मैं ऐसी जगह ही जाता हूँ। अमरनाथ मेरे को जाना था इस साल, तो शायद जा पाऊँ ना जा पाऊँ, देखते हैं जुलाई में। तो मैं ऐसी जगहों में जाना बहुत पसंद करता हूँ, वहाँ से सीख करके। तो मैं उस पर किताब में लिख रहा हूँ उसमें, लेकिन बहुत समय लगेगा। उसके पहले मेरी दूसरी किताबें आ जाएंगी, क्योंकि उसमें मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा और मैच्योर हो जाऊँ, तो अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाऊँ। और जैसे एक राइटर होने के लिए मुझे आप ये बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होती है?
राइट होने के लिए सबसे पहली बात तो पेशेंस होना चाहिए आपको, क्योंकि आप कोई भी चीज़ सोचते हैं वो चीज़ आप एक लाइन में भी दर्शा सकते हैं, एक पेज में भी दर्शा सकते हैं। उसको आप 200 पेज 300 पेज में लिखना, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और आपकी लगन है तो फिर कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। और सोचने की क्षमता ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। आप कोई भी टॉपिक आपको दिया गया उस पर सोचें फिर लिखें, तो फिर उसमें राइटिंग करियर अच्छा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब आप में पेशेंस हमेशा से ही था कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आया है? नहीं, मतलब कि मेरी मम्मी का स्वभाव ऐसा है शुरू से, अच्छा। तो मैं उनको देख कर के बड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारी क्वालिटीज उनकी हैं, तो धैर्यता है, तो वही मेरे में शुरू से बचपन से था। अच्छा। मैं कभी भी मतलब बहुत शैतान बच्चा नहीं था। हाँ, अच्छा, पहले से ही हाँ, आप पहले काम से टाइप के? क्लास में भी टॉपर थे हमेशा से। अच्छा। तो वैसे ही थे मतलब। अच्छा, मतलब आज एक पहली बार ऐसा शायद हो रहा होगा कि एक टॉपर एक बैक बेंचर से बात कर रहा है। हम लोगों के पॉडकास्ट में शायद एक पहली बार ऐसा हो रहा होगा। तो जैसे आपने राइटिंग का स्टार्ट किया तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था इस पे? इतनी कम एज में मैंने जब बुक लिखी थी तो रिएक्शन तो मतलब कि बहुत ही खुशी हुई थी उनको कि मतलब इतनी छोटी उम्र में सोच पा रहा है, इतना लिख पा रहा है। तो पापा बुक ले गए, सबको दिखाए, हाँ। मम्मी ने सबको दिखाई, तो बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस उनका भी। अच्छा, और जैसे कि हम अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें जी जी आपके पॉपुलर होने के, आपके राइटर होने के, जी। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? एडवांटेजेस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप बहुत सारी चीज़ सोच पाते हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, आपके विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं। डिसएडवांटेज में यही करूँगा, कई बार आप जब कहानी लिखते तो आपको बर्स्ट चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं, मतलब जो बुरी चीज़ें एक स्टोरी के हिसाब से हो सकती हैं, तो आपको वो हर चीज़ सोचना पड़ता है जो लाइफ में हुआ भी नहीं है। तो क्योंकि आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आप स्टोरी के हिसाब से, तो कई बार ऐसे फेज में आपको खुद को जॉन में डालना पड़ता कि आप उस सीन के हिसाब से आप वो चीज़ निकालें। तो कई बार नेगेटिव थॉट भी लाना पड़ता, तभी तो आप स्टोरी में, क्योंकि हर चीज़ स्टोरी पूरी पॉजिटिव नहीं हो सकती ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको राइटिंग जो है आप बंद कमरे में कर सकते हैं। आप बहुत एंटरटेनिंग काम तो है नहीं कि आप घूम फिर रहे हो, लिख रहे हो। आपको पूरा पेशेंस चाहिए और आप बिल्कुल फोकस, कमरा बंद करके आराम से बैठ के आप अपने लैपटॉप में टाइप करो। जब मैंने स्टार्टिंग किया था लिखना तब मैं कॉपी में लिखता था, मेरे को पता नहीं था कि कैसे लिखा जाता है। अब पूरा मैं लैपटॉप में लिखता हूँ। अच्छा, और यदि हम देखें आपकी बुक है हॉस्टलर्स, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे। जी जी। तो क्या वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं? जी, मैंने उनसे इंस्पायर्ड होकर के लिया है। मतलब कि जो मेरे साथ के दोस्त थे, बहुत एंटरटेनिंग, कोई फनी, कोई लीडरशिप क्वालिटी वाला, अच्छा। तो उनसे मैं इंस्पायर होकर के मैंने पूरे कैरेक्टर बनाए हुए हैं। और कोई आपका ऐसा दोस्त जो आपके लिए, आपको हमेशा याद रहेगा, जो आपसे बचपन से लेके शायद अभी तक आपके साथ हो? मेरा ज़्यादातर मैं अपना समय पहले तो खुद के साथ बिताता हूँ, दूसरा अपनी किताबों के साथ और पढ़ाई के साथ, उसके बाद अपने परिवार के साथ। तो दोस्त मेरे हैं बहुत सारे, बचपन से रहे, स्कूल के, कॉलेज के, लेकिन मैं अपना ज़्यादा समय जो अपने परिवार के साथ ही बिताता हूँ। तो दोस्त के लिए मैं यही कहूँगा, मेरे दीदी, मेरे जीजा जी लोग हैं, तो वही मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैं काफ़ी समय बिताता हूँ। मेरी 2 बहन हैं और दोनों की शादी हुई, तो दोनों जीजा जी हैं। अच्छा। तो उनके साथ में तो वही मेरे दोस्त हैं, मतलब हैं काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन मैं समय ज़्यादा इनके साथ बिताता हूँ, उनसे बाकी बहुत कम मिलना होता है बाकी दोस्तों से। और आप यदि हॉस्टल लाइफ के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप एक अलग दुनिया देखते हैं। आप कितना, मतलब जिन लोगों के साथ आप 4 साल रह रहे हैं तो अलग ही अनुभव रहता है, उनसे अटैचमेंट बहुत हो जाता है। आज हम लोग कम भी मिलते हैं, सब अपनी लाइफ बिजी हो गए ऑब्वियसली, जब भी मिलते हैं तो मतलब उससे ज़्यादा खुशी का मोमेंट किसी दोस्त से नहीं हो सकता। जब हम हॉस्टल के 10-12 लोग जो हॉस्टल के मिलते हैं, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, मोस्टली हम लोग इंदौर में हम लोग का रियूनियन होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ अलग ही बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग जो है। हाँ, वेल, हमारे पास आपके लिए एक है रैपिड फायर राउंड। तो उसका पहला सवाल है, फेवरेट राइटर एक्सेप्ट यू? अक्षत गुप्ता। ओके। थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक? आई डू नॉट लाइक, मतलब आप जब हार्ड वर्क नहीं करते, मतलब आप जब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो मेरे को नहीं पसंद। मैं खुद का कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। अच्छा जी, बढ़िया है। वन थिंग दैट यू लव अबाउट बुक्स? इंस्पायर करती हैं बुक्स, मतलब बहुत सा सीखने को मिलता है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो जाता है। कई बार आप किताबों के जरिए से आपका नजरिया चेंज हो जाता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, बुक दैट यू कैन रीड एवरी डे? I won't say book, I read हनुमान चालीसा every day, so that's very close to my heart. चलिए, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वन वर्ड दैट यू वांट टू पीपल एसोसिएट विथ यू? मेरे दोस्त, जब मैं कॉलेज में भी था तो जब बर्थडे केक भी काटते थे तो उसमें ऑथर लिख के लाते थे। अच्छा। तो सभी लोग मेरे को, मतलब मोबाइल में नंबर भी सेव किया हुआ तो राजुल ऑथर, तो ऑथर ही मेरे नाम सब लोग बुलाते। तो आई वुड से बढ़िया। ओके, पोएट्री और बुक्स? बुक्स डेफिनेटली। पेन और कीबोर्ड? अभी तो कीबोर्ड से ही लिखता हूँ, तो कीबोर्ड। अच्छा, पहले पेन से लिखता ओके। आईपीएल और वर्ल्ड कप?
ऑब्वियसली वर्ल्ड कप। लेकिन सीएसके आईपीएल में बहुत पसंद है, मतलब 2008 से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन पहले कंट्री आएगी ना, उसके बाद सही ही बात आईपीएल है। आएगा। ओके, और जैसे कि यदि हम बात करें, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है जी बहुत। हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा, क्रिकेट से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब बचपन से अगर मेरे को आज भी कोई ताकत ऐसी मिल जाए कुछ आप क्या बनना, तो मैं एनी डे क्रिकेटर बनना चाहूँगा। अच्छा। तो MS धोनी है जो जिनका डेब्यू हुआ था शुरू में, जब स्टार्ट हुआ था करियर, तो उनके बड़े बड़े बाल थे, तब मैं बहुत छोटा था। तो उनको देख करके मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था। तो पहले मैं इसलिए अच्छे लगते थे वो मेरे को, क्योंकि मैं छोटा था तो कि बड़े बड़े छक्के मारते। लेकिन जब मैंने उनको समझा, जब मैं बड़ा हुआ, तो जब मेरे को पता चला कि लाइफ के एथिक्स सीखे जा सकते हैं इनसे, जो लाइफ को इनके जीने का तरीका है। मतलब इतनी सक्सेस हैंडल करना, इतनी सिंपलिसिटी से कभी रिएक्ट नहीं करना, हार हो चाहे जीत हो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब लाइफ चेंजिंग चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा विराट कोहली, उनसे आप मतलब वो आज भी नंबर 1 पर है, लेकिन जो हार्ड वर्क एथिक्स है, उनको जो हार्ड वर्क करने का तरीका है, वो कभी कम नहीं हुआ। मतलब जो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो मेहनत लगातार करते जाते हैं। उनको ये पता कि मेरे को नंबर 1 रहना है, तो पूरी मेहनत में करता जाऊंगा। अभी आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है, तो बहुत सारे सीनियर प्लेयर हैं जो क्या करते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर में बैटिंग करते बैठ जाते हैं। लेकिन विराट कोहली 1 मिनट के लिए एक फील्ड से नहीं जा सकते। अच्छा। वो हर 1 मिनट गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो पूरा अपना 100% देते हैं। हार या जीत वो तो ठीक है कि वो इस बार भी ऑरेंज कैप उन्हीं ने जीता। तो उम्मीद करते हैं इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए कोहली और कोहली और MSD। ऑब्वियसली MSD। ओके, फर्स्ट बुक दैट यू हैव read? हाफ गर्लफ्रेंड। ओके, राइटर दैट यू वांट टू मीट? अब मैं अक्षर गुप्ता से तो मिल चुका हूँ, तो आई वुड से चेतन भगत। ओके, चलिए आखिरी सवाल है आपके लिए, व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड एट वर्क? मेरी बेस्ट एडवाइस सबसे अच्छी मेरे को मम्मी से मिली है। मम्मी ने मेरे को हमेशा बोला कि बेटा हमेशा जिंदगी में जो भी करो धैर्य रखना है, धैर्य से चलना है। आप कहीं भी पहुंच जाओ, किसी भी काम में। जब भी मेरा पेपर में नाम आता था तो मम्मी मेरे को बताती थी, मतलब क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, कि आपको अहंकार या घमंड कभी भी नहीं आना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं परोपकार की भावना आपके मन में बनी रहनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मैंने अपने पापा से सीखी, अनुशासन, कि अगर हमको 6 बजे उठना है, आने उठना है। मतलब कि जो टाइमिंग है, तो वो बहुत अनुशासन मेरे अब नेचर में आ चुका है। अब ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपसे बोला 11 बजे आऊंगा तो मैं 11 बजे आऊंगा। अच्छा। तो वो 2 चीजें मैंने सीखी हुई है, 2 एडवाइस जो मेरे मम्मी और पापा से मिली है, तो वो बहुत काम आती है मेरी लाइफ में। सही बात है। वेल, डिसिप्लिन होना तो सभी को बहुत ज़रूरी है, और मुझे पक्का पता है कि ये चीज़ अगर मेरे फैमिली वाले सुनेंगे कि डिसिप्लिन के बारे में कौन बात कर रहा है, तो सबसे पहले वो मुझे ही बोलेंगे कि 6 बजे सोना नहीं, उठना सीखो। तो वेल, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है कि मेरा स्लीप साइकिल वगैरह बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। मैं थोड़ा, जो जेन ज़ी लोग हैं आजकल के, उनमें अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा उनमें इन्वॉल्व हूँ। मेरा स्लीप साइकिल नहीं है अच्छा, और डिसिप्लिन तो मैं ज़्यादा नहीं हूँ, बट हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएंगे। खैर सर, हम लोग चाहते हैं कि आप अपना एक रिटन कॉपी हम लोग को आपकी बुक कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं साइन करता हूँ आपके लिए कॉपी। जी बिल्कुल, आप सभी भी ज़रूर पढ़िएगा। यदि और अगर आप हॉस्टल लाइफ में हैं, अगर आप लोग हॉस्टलर्स या फिर कभी भी रहें, तो आपके लिए आई थिंक हॉस्टलर्स द स्टोरी ऑफ अलूप वर्ल्ड बहुत अच्छी है। और यदि आप मिस्टीरियस वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सुसाइडर्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक थ्रिलर मिस्ट्री बुक है। वेल, सो ऑन दैट नोट, फिलहाल ओके, मैं आरजे अनन्या जी के लिए कुछ लाया हूँ, तो मैं उनको देना चाहती हूँ। छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, ये आपके लिए है। ओके, इसमें मेरे लिए एक पोइट्री लिखी हुई है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, क्योंकि एक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए भी ऐसा एक पोइट्री कोई लिखी जा सकती है कभी। ओके, तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड सर थैंक यू सो मच इसके लिए, मुझे एक्चुअली आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। चलिए ओके, सो ऑन दैट नोट आई होप यू गाइज लाइक द शो, और अगले एपिसोड के लिए देखते हैं कि हमारे साथ हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन होंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी आरजे अनन्या के साथ, ओनली ऑन 89.6 वी रेडियो, हमेशा आपके साथ। वी रेडियो 89.6 हमेशा आपके साथ।